हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार का हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आपको उपयोगी जानकारी बताते हैं। दीपावली के बाद 21 नवंबर को गुरु पुष्य योग का विशेष संयोग बनने जा रहा है। धार्मिक शास्त्रों में गुरु पुष्य योग को बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गुरु पुष्य योग में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने पर मनोकामना पूर्ण होती है। और इस योग में स्वर्ण आभूषण, नवरत्न, मकान, वाहन आदि की खरीदारी करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। 27 नक्षत्रों में से पुष्य बहुत ही शुभ होता है। और जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है तो गुरु पुष्य योग का संयोग बनता है। और 21 नवंबर को गुरु पुष्य योग रहेगा और ये साल का आखिरी गुरु पुष्य योग भी होगा। और खरीदारी के लिए गुरु पुष्य योग में 21 नवंबर को सुबह 7:32 से शाम 7:30 तक खरीदारी के लिए 3 शुभ मुहूर्त मिलेंगे। गृह प्रवेश, नामकरण, गुरु दीक्षा ग्रहण समेत कई मांगलिक कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। घर और जमीन की खरीदारी, नया व्यापार भी आरंभ किया जा सकता है। और ये योग हीरा, पुखराज, माणिक जैसे नवरत्न धारण करने के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ होता है ना। तो 21 नवंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग बनेगा। चलिए खबरों में अब शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट मुहूर्त के अनुसार रात 9:07 पर बंद किए गए। कपाट बंद होने के मौके पर बद्रीनाथ धाम में पहुंचे लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम जय बद्री विशाल के उद्घोष से गूंज उठा। 15 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए। 190 दिन चली इस यात्रा में इस साल 14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य बन गए। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र ऐसी विदेशी गणमान्य है जिन्हें साल 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पीएम मोदी ने आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ जिस तरह का मेरा स्वागत हुआ वह अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत के करोड़ों लोगों का है और ये सम्मान आप सभी का है ना। और पीएम मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील रवाना हो गए। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को नाइजीरिया की अपनी पहली यात्रा पूरी करने के बाद G20 समिट में भाग लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। आपको बताएं आज सोमवार से ही G20 समिट की शुरुआत हो रही है। ब्राजील में G20 सम्मेलन आज सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं। और इस दौरान सभी की निगाहें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जारी कूटनीतिक तनाव पर रह सकती हैं। ब्राजील में सोमवार और मंगलवार को विभिन्न विषयों पर G20 देशों के नेता चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में AQI 450 के पार और ये बहुत ही गंभीर श्रेणी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है। रविवार शाम को दिल्ली का AQI 450 के पार दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। और इसके चलते राजधानी दिल्ली में कई तरह के नए प्रतिबंध भी लागू हो गए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने आज 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से ही राजधानी दिल्ली में ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। और ग्रेप का चौथा चरण लागू होते ही और भी कई नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। ट्रकों की एंट्री बैन, स्कूल बंद हो जाएंगे। WFH की सिफारिश, दिल्ली में ग्रेप 4 के बाद आज से ये नई पाबंदियां लागू हो जाएगी। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं की क्लासेज को ऑनलाइन मोड में चलाने की अपील की गई है। CAQM ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम का आदेश नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार को यह सलाह दी गई है कि सरकारी, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को कार्यालय से और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। ग्रेप 4 के अंतर्गत CAQM ने कक्षा 6 से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश की है और सरकार ने फैसला भी ले लिया है। दिल्ली सरकार ने 6 से 11वीं कक्षा को ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल जाना होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। मणिपुर से महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट चल रहा है। मणिपुर में 3 महिला और 3 बच्चों के बॉडी मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन वहां बहुत खतरनाक तरीके से जारी है। और इसी बीच राज्य की बीजेपी सरकार में शामिल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान भी कर दिया है। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में NPP के 7 सदस्य हैं जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। बीजेपी के पास 32 सदस्य हैं जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है और ऐसे में सरकार को फिलहाल खतरा नहीं है। मणिपुर हिंसा के मामले को देखते हुए NPP ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। सरकार को खतरा नहीं है, अफवाह हटाने की मांग की गई है। वहीं खड़गे ने कहा कि मणिपुर ना एक ना सेफ। मणिपुर के हालातों पर गृह मंत्रालय की भी नजर
नजर है। अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक करके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और उन्होंने अधिकारियों को मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्री आज भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मणिपुर का दौरा करे पीएम मोदी। हिंसा पर राहुल गांधी ने कहा विचलित करने वाले हालात बने हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति और सौहार्द बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। चलिए बड़ी खबर देखिए। वोटिंग से पहले शिंदे ने कहा सीएम की रेस में नहीं, कहा कि अगला मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। फडणवीस भी खुद को रेस से बाहर बता चुके हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग से 2 दिन पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। वहीं आपको बताएं इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एएनआई से बातचीत में भी यही बात कही थी। आपको बताएं महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। और बड़ी खबर देखिए, मुंबई में बाबा सिद्दीकी मामले में 25वीं गिरफ्तारी की गई है। गुजरात का एक शख्स अकोला से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। केजरीवाल को लिखा पार्टी ने केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद किया, वादे पूरे नहीं किए। दरअसल दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया। पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। इधर दिल्ली के सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि यह बीजेपी का षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। अब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का साथ तो छोड़ दिया है, लेकिन किधर जाएंगे? बीजेपी और कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है। यानी इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में अब सियासत चरम पर है। इधर दिल्ली में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अनिल झा ने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अनिल 2 बार किराड़ी विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ का हमला। पूर्व सांसद का आरोप, हमलावरों ने धार्मिक नारे लगाए, कुर्सियां फेंकी। 45 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा पर 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे हमला हुआ। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बुंदिले के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची थी। चलिए बड़ी खबर, झांसी अग्निकांड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एक और नवजात बच्चे की जान चली गई है और अब तक कुल 11 जाने जा चुकी हैं। वहीं डीएम साहब ने कहा कि वो बच्चा बीमार था, जला नहीं था। फिलहाल सरकार ने जांच कमेटी बदली है। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक किंजल सिंह को यह जांच सौंपी गई है। चलिए पीएम ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म की तारीफ की। साबरमती रिपोर्ट पर कहा कि सच सामने आना अच्छी बात है, झूठी धारणा सिर्फ कुछ समय तक रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है और वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। चलिए बड़ी खबर, सीबीआई ने विशाखापट्टनम के डिविजनल रेलवे मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मुंबई के ठेकेदार से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और लेने पहुंचे तो पकड़े गए। और रूस और चीन को भारत ने कड़ी बड़ी टक्कर दी है। डीआरडीओ ने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 17 नवंबर को लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यहाँ डीआरडीओ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। मतलब दोस्तों 1500 किलोमीटर से इसकी ज्यादा रेंज है और आवाज से 5 गुना तेज इसकी रफ्तार है और इसे रोक पाना असंभव। ये एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल भी है। यानी इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग से भारत अब उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी सैन्य टेक्नोलॉजी है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो कि साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा है। डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना इसे मुश्किल होगा और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। और इस तरह की मिसाइलें हवा में ही रास्ता बदलने में काफी माहिर होती हैं और ऐसे में ये जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ। आंगन में आग के गोले गिरे। 1 महीने के भीतर ये दूसरी बार निशाना बनाया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीजेरिया स्थित घर पर फिर से हमला हुआ है। वहीं इजरायल ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की ये बड़ी कार्रवाई है। हिजबुल्लाह के नेता रहे हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अफीक अपने संगठन का मीडिया में पक्ष रख रहा था और अब इजरायल ने उसे भी मार गिराया है। वहीं खबर आ रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खोमेनी ने बेटे को गद्दी सौंप दी है। बीमारी की वजह से पद छोड़ दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने अपने दूसरे बेटे मुजतबा खोमेनी को उत्तराधिकारी बना दिया है। और यूक्रेन रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करें, बाइडेन ने अनुमति दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद छोड़ने से महज 2 महीने पहले ये बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पहली बार यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमले करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी है और इन मिसाइलों की आपूर्ति अमेरिका ने की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन के भारत में एकमात्र आईफोन प्लांट में मेजोरिटी स्टेक खरीदने का प्लान बना रही है। वहीं देखिए हरियाणा सीएम नायब सैनी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय
क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नड्डा खट्टर से मिलकर कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं खबर है कि हरियाणा के 4 जिलों में प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी हो गई है। प्रदूषण और धुंध के चलते आदेश जारी हुआ है। हरियाणा में भी प्रदूषण और धुंध के चलते पानीपत के बाद अब नुह, रोहतक और सोनीपत के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी कर दिया है। वहीं देखिए, हरियाणा में गाड़ी ने पुलिस को चौंकाया, जिसे थार समझकर रोका। वह 19 साल पुरानी बोलेरो निकली, चालान काटकर थाने में खड़ी की। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने एक 24 इंच चौड़े टायर वाली जीप को रोककर जांच की। गाड़ी का रिकॉर्ड सामने आया तो पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। गाड़ी थार जैसी दिख रही थी, लेकिन असल में वह कोई थार नहीं बल्कि 19 साल पुरानी बोलेरो गाड़ी थी। पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करवाकर थार का रूप दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने इसके मालिक का 23,000 रुपए का चालान काटा और गाड़ी को जब्त किया। चलिए, हरियाणा विधानसभा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महंगाई, गरीबी, खाद और डेंगू पर हंगामे के आसार। मंगलवार को भी सत्र चलेगा, 2 बिल वापस लेगी सरकार। इस तरह की खबरें हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे से आरंभ होगी और इस सत्र में महंगाई, गरीबी और खाद की कमी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा होने के अनुमान है। हरियाणा में पत्रकारों को बड़ी सौगात दी गई है। कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए यह घोषणा की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों की हाउसिंग सोसाइटी की मांग पर भी आश्वासन दिया है। पत्रकारों को वोल्वो सहित हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है और अब हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। और वैसे फिलहाल 60 साल से अधिक की आयु के पत्रकारों को 15,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जारी रहेगी। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को वोल्वो सहित हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में 1 साल में 4,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। चलिए, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। छोटे किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। प्याज, टमाटर, आलू के दाम गिरने से रोकने तय होंगे मॉडल रेट, सरकार उठाएगी नुकसान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते रहते हैं तो किसान को नुकसान होता है। इसलिए ICAR लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तय किया जाएगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% नुकसान वहन करेंगे। साथ ही कहा कि प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध भी हटाया गया है। एक्सपोर्ट शुल्क 40% से घटाकर 20% किया गया है। बड़ी खबर देखिए, बागेश्वर धाम से ओरछा तक पद यात्रा निकालेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। देश के प्रसिद्ध लोग शामिल होंगे। कहा कि तलवारों से नहीं, विचारों से परिवर्तन लाना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 से 29 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालेंगे और ये यात्रा धाम से राम राजा सरकार की नगरी ओरछा तक निकाली जाएगी, जिसमें देश के प्रसिद्ध संत और फिल्म, संगीत और अन्य क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोग इसमें शामिल होंगे। रविवार को शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। मंडी में महापंचायत की बैठक हुई। 18 संगठनों ने मिलकर गठन किया। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ेंगे लड़ाई। दरअसल हिमाचल के मंडी जिला में एक प्रदेश स्तरीय महापंचायत का गठन किया गया है जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की सभी उपजातियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस महापंचायत में करीब 18 संगठनों ने अपनी सहमति जताई है। अहमदाबाद में 25 जनवरी को होगा कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस शो के टिकट 16 नवंबर 2024 को लाए होंगे। केरल से बड़ी खबर आ रही है। केरल में एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। शख्स का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। केरल पुलिस ने एक व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया और उस पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने के लिए 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि एम्बुलेंस में लगे कैमरे में उसे अपनी कार से एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हुए पाया गया था। CBSE से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित छात्रों को CBSE परीक्षा में अधिक समय देने की मांग। केरल SHRC ने रिपोर्ट मांगी है। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित छात्रों को परीक्षा में एक्स्ट्रा समय देने के मामले में CBSE से रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर में भव्य समारोह आयोजित होगा। 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिला के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर वेदर से जुड़ी खबर आ रही है। कश्मीर के पहाड़ों और सीमावर्ती इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई है, जिसमें गुलमार्ग, सोनमार्ग और गुरेज घाटी शामिल है। जम्मू के मैदानी इलाकों में घना कोहरा पड़ रहा है। गुलमार्ग और सोनमार्ग में 5 इंच तक बर्फबारी। कश्मीर के पहाड़ों और सीमावर्ती इलाकों में ताजा बर्फबारी के अपडेट है। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग और अन्य उपकरण देने की योजना बनाई है और इसके लिए 18 से 20 नवंबर के बीच केकड़ी जिले की 5 पंचायत समितियों में शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। सरवाड़, भिनाय, सावर, केकड़ी और टोडा रायसिंह में शिविर आयोजित होंगे। चलिए, बड़ी खबर देखिए। गुजरात में रैगिंग के कारण MBBS छात्र की जान चली गई है। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद बेहोश होकर गिर गया। गुजरात के पाटन में एक मेडिकल कॉलेज में छात्र की रैगिंग के कारण जान चली गई। ऐसे अपडेट है। और अब शादी के लिए जा रहे वाहनों का सेफ सफर ऐप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, वरना सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अब शादी के लिए जाने वाले वाहनों का सेफ सफर ऐप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और उड़ीसा से जुड़ी बड़ी खबर। पुरी में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन होगा। 40 विमान, 25
युद्धपोत भाग लेंगे। बड़ी खबर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को धमकी दी गई है और ये धमकी भरा कॉल आरबीआई के कस्टमर केयर नंबर पर आया। कॉल पर आरोपी ने खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बताया। अज्ञात शख्स के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हो गया है। और आईआईटी कानपुर ने 45 दिन का क्रैश कोर्स लॉन्च किया। स्टूडेंट फ्री में इंजीनियर बन पाएंगे। देश भर के ऐसे छात्र छात्राएं जो इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। आईआईटी कानपुर साथी ऐप के जरिए निःशुल्क जेईई की तैयारी कराता है और इसी क्रम में आईआईटी कानपुर ने अपने इसी ऐप के जरिए 45 दिन के क्रैश कोर्स को तैयार किया है, जो कि बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। और झारखंड से जुड़ी खबर देखिए, बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। सांप्रदायिक अभियान का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की गई है। आयोग ने कथित उल्लंघन के लिए प्रदेश भाजपा से स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहीं देखिए, भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जाएगी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने रविवार को कहा कि अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत से मांगेगी। और जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस में खटपट जारी है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब एक दूसरे पर ही हमलावर हैं। दरअसल कांग्रेस के 370 के मुद्दे से किनारा कर लेने पर उमर नाराज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुजरात और राजस्थान में 50% ज्यादा बारिश की संभावना है। हिमालयी क्षेत्रों में बरसात में भारी कमी। एक नए विश्लेषण के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक की अवधि में भारत के पश्चिमी भागों में देश के अधिकांश पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों की तुलना में बरसात में खासी बढ़ोतरी होगी। गुजरात और राजस्थान में बरसात में खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर पीएम कांग्रेस के खिलाफ आरोपों को साबित कर दे। महाराष्ट्र में बोले कर्नाटक के सीएम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा मगर प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक कांग्रेस पर लगाए अपने आरोपों को सच साबित करना होगा। वहीं देखिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जीएसआई द्वारा प्रदर्शित हुए डायनासोर के अंडे। आईआईटीएफ में जीएसआई द्वारा प्रदर्शित डायनासोर के अंडे, पैर और पूंछ की हड्डियां आकर्षण का केंद्र बने और बताया जा रहा है कि अंडे 6.5 करोड़ साल पुराने हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। दिल्ली में ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लग रहा है, जिसमें 14 नवंबर से 18 नवंबर तक बिजनेस विजिटर पहुंच रहे हैं और आम पब्लिक के लिए ये ट्रेड फेयर 19 नवंबर से 27 नवंबर तक रहेगा। चलिए, देश का सबसे बड़ा हाईवे एक ही सफर में करा देता है भारत दर्शन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 4 गुना बड़ा। दरअसल देश में पिछले एक दशक में हाईवे से आगे बढ़कर एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और इनमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का एक बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है, लेकिन दूरी के मामले में ये सबसे पुराने हाईवे से पीछे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जिससे देश में हाईवे की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं, क्योंकि ये राजमार्ग न सिर्फ देश का सबसे लंबा हाईवे है बल्कि सबसे ज्यादा राज्यों से होकर भी गुजरता है। सरल शब्दों में कहें तो NH-44 कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत दर्शन करा देता है। 3000 किलोमीटर के सफर में नदी, पहाड़, झरने, समंदर सब देखने को मिलते हैं। NH-44 भारत के सबसे ऊपरी छोर कश्मीर से शुरू होता है और सबसे नीचे छोर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में रियल एस्टेट बूम पर चल रहा है। 5 सालों में यहाँ कीमतें दोगुनी हो गई हैं। यानी पिछले 5 सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट बाजार में अब दिल्ली एनसीआर के प्रमुख प्रीमियम रियल एस्टेट फोटो स्पॉट के रूप में उभर चुके हैं। वही देखिए, टैक्स फ्री स्टेट के बारे में आपको बताते हैं। और वैसे आपको मालूम ही होगा, भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पर करोड़ों कमाने के बाद भी लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर लाखों करोड़ों कमाने पर भी लोगों से टैक्स नहीं वसूला जाता और इस राज्य का नाम सिक्किम। भारत में नॉर्थ ईस्ट का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों को टैक्स से राहत दी गई है। सिक्किम को एक इनकम टैक्स में राहत क्यों मिली हुई है, इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ता है ना। और बड़ी खबर आ रही है, नासा के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद की इच्छा पूरी। परिवार वालों ने सीसीएसयू को दान की करोड़ों की संपत्ति। नासा के पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर भारत आए डॉक्टर रमेश चंद त्यागी की इच्छा पूरी हो गई है। उनके परिवार वालों ने मेरठ स्थित पैतृक आवास चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को दान कर दिया है। चलिए बड़ी खबर, हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का दायरा बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी ने रविवार को कहा कि वर्तमान में ये योजना प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब यह योजना विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे सरेंडर और परित्यक्त बच्चों की भी मदद करेगी। परित्यक्त बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके जैविक या दत्तक माता पिता अभिभावकों ने उनका त्याग कर दिया है, जबकि सरेंडर बच्चों में वे बच्चे शामिल होंगे जिनके माता पिता या अभिभावकों ने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारणों से त्याग किया है। इन बच्चों को भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। ओलंपिक में मेडल जीतने पर करोड़ों रुपए का तोहफा। छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है। सीएम साय भी लगातार खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को लेकर सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। बड़ी खबर देखिए, जीएसटी से जुड़ी हुई आ रही है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम लागू हो गया। ऐसा पहली बार होगा जब किराएदार को भी जीएसटी भरना पड़ेगा।
अभी तक मकान मालिक अपने रिटर्न में बताता था कि वो भवन का मालिक है और उसे किराए से कितनी आय हो रही है। इसके लिए उसे जीएसटी में पंजीयन भी कराना पड़ता था, लेकिन अब नियम के तहत मकान मालिक के साथ ही किराएदार भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके बाद वो अपने रिटर्न में इस बात की जानकारी देंगे कि उसने कितना किराया दिया। इस पर 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन बाद वाले रिटर्न में किराएदार का जो टैक्स होगा उसमें उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी दिए हुए टैक्स का बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा। चलिए, अनाज स्टोरेज बनाने के लिए सब्सिडी राशि बढ़ाने की घोषणा हुई है। किसान भाइयों को 75,000 नहीं अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। गुजरात सरकार ने किसानों के हित के निर्णय के तहत यह और बड़ा अपडेट दिया है। अनाज स्टोरेज के लिए राशि बढ़ा दी गई है। वहीं गुजरात सरकार ने पशुपालकों के हित में 24 करोड़ के बजट के साथ पशुधन बीमा सहायता योजना भी लागू की है और ये योजना उन पशुपालकों के लिए है जो अपने पशुओं की जान चले जाने के बाद आर्थिक संकट का सामना करते हैं। सिर्फ 100 रुपए में आप गाय भैंस का बीमा करवा सकते हैं। गुजरात से जुड़ा अपडेट है। चलिए, राजस्थान से जुड़ी खबर देखिए। भजनलाल सरकार ने बदला इस योजना का नाम, 4 गुना बढ़ाई राशि। अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से सालों से संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदल दिया गया है। योजना के तहत किसानों और खेतिहर मजदूर के लिए अलग अलग प्रकार की दुर्घटना में अलग अलग राशि दी जाती है। अब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना रख दिया है। अब हड्डी टूटने और सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर मिलने वाली 50,000 की राशि को 2 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना में कृषि कार्य करते समय किसानों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने, अंग भंग और मृत्यु होने पर 5,000 से लेकर 2 लाख तक की सहायता कृषि उपज मंडी समिति की ओर से प्रदान की जाती है। चलिए, बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। भजनलाल सरकार की अनोखी योजना, सर्वधर्म सामूहिक विवाह कराओ, सरकार 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अनुदान की राशि को बढ़ा दिया है। अब विभिन्न जाति और धर्म के 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए, बड़ी खबर देखिए। इस वजह से जेलों में सड़ रहे कैदी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि 76% विचाराधीन है। गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैदियों को अपने अधिकारों तक पहुंचने में एक बड़ी बाधा कानूनी सुरक्षा और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी है और इसे दूर करने के लिए जेलों के भीतर कानूनी जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। माताओं और बहनों से जुड़ा हुआ यह बड़ा फैसला है। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना क्रूरता की श्रेणी में आएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक महिला की तलाक याचिका मंजूर करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ने और अपनी इच्छा के अनुसार रहने के लिए मजबूर करता है तो ये क्रूरता होगी। डिवीजन बेंच ने महिला की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया है। 33 साल की यह महिला नौकरी करती है। फैमिली कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया था और ये दावा किया था कि उसका पति उसे नौकरी छोड़ने और भोपाल में उसके साथ रहने के लिए मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। चलिए, बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के करनाल में पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला, कैशियर ने हजम कर लिए 60 लाख रुपए। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी खबर भी है। मुस्लिम पक्ष की 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड में अगले 4 दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है। पश्चिम की ओर से आ रही हवा ठंड को बढ़ा रही है। वहीं देखिए, बोइंग ने अपने प्रोफेशनल एरोस्पेस लेबर यूनियन के 400 से अधिक मेंबर्स को छटने के नोटिस भेजे। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FII, DII फ्लोर, अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। वहीं आपको बताएं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कारण बुधवार 20 नवंबर को शेयर मार्केट बंद रहेंगे। राजस्थान के स्कूल के पाठ्यक्रम की समीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने समीक्षा समिति बनाई है। 30 दिनों में रिपोर्ट दी जाएगी। राजस्थान के स्कूलों की किताबों में गोधरा कांड को लेकर विवादित तथ्य पढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग अभी एक्शन मोड में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपत्ति के बाद अब विभाग ने राजस्थान के स्कूल के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का फैसला लिया है। और राजस्थान में अब मनपसंद स्कूलों से दूर जाएंगे गुरुजी। शिक्षा विभाग जल्द ही सूचियां जारी करने वाला है। राजस्थान में शिक्षा विभाग जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। प्रदेश में अभी तक अपनी मनपसंद के स्कूलों में जमे हुए बैठे गुरुजी को अब वो स्कूल छोड़ना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। शिक्षा विभाग जल्द ही सरप्लस टीचर्स के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करेगा और ये प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होने वाली है। गुलामुद्दीन को मुंबई लेकर गई जोधपुर पुलिस। फरारी में सहयोग के राज सामने आएंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। राजस्थान के जोधपुर में अनीता चौधरी मामले में गुलामुद्दीन को पुलिस मुंबई लेकर गई है और यहाँ उसे उन जगहों पर ले जाया जाएगा जहाँ उसने फरारी काटी। वहीं देखिए, राजस्थान के बिजली विभाग से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में विद्युत विभाग में निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। GSS के उचित रखरखाव और ग्रामीण क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए हेम योजना लाई गई है। वहीं राजस्थान के जहाजपुर में आंदोलन का चौथा दिन सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। MLA गोपीचंद मीणा भी शामिल हुए। कहा कि न्याय लेकर रहेंगे, दोषियों पर एक्शन लिया जाए। अमेरिका में रूमा देवी USA के गाला इवेंट की गेस्ट ऑफ ऑनर। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान से डॉक्टर रूमा देवी 21 नवंबर को स्टेफोर्ड सेंटर टेक्सास USA एनुअल गाला इवेंट में शामिल होंगी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। इंदौर के संत सत्य प्रकाशानंद गिरी का हादसे में निधन हो गया। नासिक जाते समय सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई, ऐसी खबर है। लखनऊ गोमती पुस्तक मेला में 3 लाख के करीब लोग पहुंचे। 9 दिन में 50,000
से ज्यादा किताबें बिकी। किताबों और अभिव्यक्ति के 9 दिनों के उत्सव के बाद गोमती पुस्तक महोत्सव का समापन हो गया है। वहीं बड़ी खबर यूपी से है। KGMU में बहुत ही जल्द बोन बैंक की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। कुछ प्रोसेस बाकी है जो जल्दी पूरी हो जाएगी। ट्रांसप्लांट मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। हड्डी के ट्यूमर पर एक्सपर्ट ने टिप्स भी दिए हैं। अयोध्या मंडल बुजुर्ग पेंशनरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या मंडल के बुजुर्ग पेंशनरों की संख्या 5,25,000 तक पहुंच गई है और इन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ मिल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशिफल। आज 18 नवंबर सोमवार के ग्रह नक्षत्र सिद्ध और आनंद योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को बिजनेस में फायदा होने की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए अनुकूल समय है। सिंह राशि वालों के लिए भी फायदेमंद वाला दिन रहेगा। जरूरत के अनुसार कन्या राशि वालों के इनकम सोर्स भी बनेंगे। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के लोग बिजनेस के फैसले सावधानी से लें। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों का विवाद हो सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।